नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 12th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम 5th चैप्टर चुंबकत्व एवं द्रव्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक अनुचुंबकीय पदार्थ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस लेकर आए हैं। विद्यार्थियों, इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने प्रति चुंबकीय पदार्थ के बारे में पढ़ा। हमने आपको बताया कि चुंबकत्व के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। देखिए, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि चुंबकत्व के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण माइकल फैराडे के द्वारा किया गया। देखिए, चुंबकत्व के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण करने वाले वैज्ञानिक हैं माइकल फैराडे। इन्होंने चुंबकत्व के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में वर्गीकृत किया। कितने भागों में वर्गीकृत किया? 3 भागों में। और जो पहला भाग है वो है प्रति चुंबकीय पदार्थ, जो कि हमने लास्ट वीडियो में अच्छे से पढ़ लिया था, अच्छे से उसका अध्ययन कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम सेकंड पार्ट अनुचुंबकीय पदार्थ पढ़ने वाले हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का अध्ययन करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस चैप्टर के अंतिम वीडियो में हम पढ़ेंगे लोह चुंबकीय पदार्थ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो पूरी तरह से अनुचुंबकीय पदार्थ पर आधारित है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के ऊपर आधारित है। विद्यार्थियों, सबसे पहले हम अनुचुंबकीय पदार्थ को परिभाषित कर देते हैं कि ऐसे पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में थोड़े से चुंबकित हो जाते हो, थोड़े से उसमें चुंबकीय गुण आ जाते हो, या ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित होते हो, या जिसे असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर निम्न चुंबकीय क्षेत्र से उच्च चुंबकीय क्षेत्र की ओर विस्थापित हो जाते हो, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ये हमारे पास में छोटी छोटी अलग अलग तरीके से डेफिनेशंस हैं। चलिए यहां पर एक एक करके उनको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो देखिए, पहली ही हमारी जो डेफिनेशन है अनुचुंबकीय पदार्थ की, ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में थोड़े से चुंबकित हो जाएं, कि जैसे ये हमारे पास में कोई चुंबक का एन सिरा है, ये हमारे पास में किसी दूसरी चुंबक का एस सिरा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो उत्तरी ध्रुव से बाहर निकल रही है और दक्षिणी ध्रुव के अंदर प्रवेश कर रही है। इस तरीके से ये मैग्नेटिक लाइंस जा रही है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पर एक पदार्थ रख रहे हैं। यहां पर हमने क्या कर दिया, एक पदार्थ रख दिया। तो जैसे ही इसके अंदर एक पदार्थ रखेंगे, ये जो पदार्थ है वो इस डायरेक्शन में थोड़ा सा चुंबकित हो जाएगा। थोड़ा सा, पूरी तरह से नहीं कहेंगे, थोड़ा सा चुंबकित हो जाता है। तो ऐसे पदार्थ को हम अनुचुंबकीय पदार्थ कहेंगे। तो वे पदार्थ, इसकी डेफिनेशन इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी कि वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में थोड़े से चुंबकित हो जाते हो, थोड़े से चुंबकित हो जाते हो, थोड़े से चुंबकित हो जाते हो।
थोड़े से क्या हो जाएं, चुंबकित हो जाएं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। उन पदार्थों को हम क्या कहेंगे, अनुचुंबकीय पदार्थ कहेंगे, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ओके, या हम इसको दूसरे तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं कि यदि हम असमान चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो ये निम्न चुंबकीय क्षेत्र से उच्च चुंबकीय क्षेत्र की ओर थोड़े से विस्थापित हो जाएंगे। जैसे हमारे पास में ये कोई पात्र है, ये क्या है, कोई पात्र है, और इस पात्र के अंदर हमने यहां पर कोई पदार्थ भरा है। ये क्या रखा है, कोई पदार्थ पर रखा है। अब इसके ऊपर हम कोई चुंबकीय क्षेत्र लगा दें, इसके ऊपर हम क्या अप्लाई कर दें, चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से लगा देते हैं। ये N ध्रुव है, ये हमारे पास में S ध्रुव है, और यहां पर बीचों बीच हमारे पास में अनुचुंबकीय पदार्थ रखा हुआ है। ये क्या रखा हुआ है, अनुचुंबकीय पदार्थ रखा हुआ है। और इस अनुचुंबकीय पदार्थ में, ये जो अनुचुंबकीय पदार्थ रखा हुआ है, ये चुंबकीय क्षेत्र, यहां पर निम्न चुंबकीय क्षेत्र है, यहां पर उच्च चुंबकीय क्षेत्र है। तो यहां पर थोड़ा सा इस तरीके से इकट्ठा हो जाएगा, यहां पर भी थोड़ा सा इकट्ठा हो जाएगा, इस तरीके से इकट्ठा हो जाएगा। ओके, तो ये निम्न चुंबकीय क्षेत्र से उच्च चुंबकीय क्षेत्र, यहां पर निम्न चुंबकीय क्षेत्र है और यहां पर उच्च चुंबकीय क्षेत्र है, यहां पर भी ये उच्च चुंबकीय क्षेत्र है। तो ये निम्न चुंबकीय क्षेत्र से उच्च चुंबकीय क्षेत्र की ओर विस्थापित हो जाते हैं, थोड़े से विस्थापित हो जाते हैं। तो दूसरी डेफिनेशन इनकी क्या आ जाएगी कि वे पदार्थ जिन्हें असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, जिन्हें असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर निम्न चुंबकीय क्षेत्र से, निम्न चुंबकीय क्षेत्र से उच्च चुंबकीय क्षेत्र की ओर, उच्च चुंबकीय क्षेत्र की ओर थोड़े से विस्थापित हो जाएं, थोड़े से विस्थापित हो जाएं, थोड़े से विस्थापित हो जाएं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। क्लियर? तो ये दो डेफिनेशन हमने आपके सामने रख दी है। क्या है? पहली जो डेफिनेशन है उसमें हमने ये कहा है कि ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में थोड़े से चुंबकित हो जाए, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। दूसरी डेफिनेशन में हमने कहा कि असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर यह निम्न चुंबकीय क्षेत्र से उच्च चुंबकीय क्षेत्र की ओर थोड़ा सा विस्थापित हो जाए। ओके, इसको हम तीसरे तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र से थोड़े से आकर्षित हो, ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र से क्या हो, थोड़े से आकर्षित हो। तो देखिए ये हमारे पास में एक यू शेप की नलिका है, इस टाइप से हमने प्रति चुंबकीय पदार्थों को भी परिभाषित किया है। ये हमारे पास में एक यू शेप की नलिका है, एक ऐसी आकार की नलिका है, यू शेप की नलिका है। इसके अंदर यहां पर हमारे पास में एक मैटर भरा हुआ है जो कि अनुचुंबकीय है, जो कि क्या है, अनुचुंबकीय पदार्थ लिक्विड फॉर्म में भरा हुआ है। हमने एक ऐसा अनुचुंबकीय पदार्थ लिया है जो द्रव या द्रवित अवस्था में है। कौन सी अवस्था में है?
द्रवित अवस्था में है। अब यहां से हम इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं एक चुंबकीय क्षेत्र। इस तरीके से हम इसके ऊपर क्या लगा देते हैं, एक चुंबकीय क्षेत्र लगा देते हैं। इस तरीके से हमने इसके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई कर दिया है। तो क्या होगा, इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण से ये थोड़ा सा अट्रैक्ट होगा, ये इधर ऊपर चढ़ जाएगा और ये इधर से नीचे बैठ जाएगा। इधर से ये नीचे बैठ जाना है, इधर से ये नीचे बैठ जाएगा इस तरीके से। ओके, इस तरीके से ये नीचे बैठ जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा, थोड़ा सा अट्रैक्ट होगा। तो वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र से थोड़े से आकर्षित होते हो अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। तीसरी डेफिनेशन आपके सामने है कि वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र से थोड़े से आकर्षित हो, थोड़े से आकर्षित हो अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ओके, तो ये तीसरी डेफिनेशन थी। अब यहां पर हम अनुचुंबकीय पदार्थ के कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। देखिए कौन कौन से उदाहरण है। पहला एग्जाम्पल आप देखें, सोडियम, कैल्शियम, कॉपर क्लोराइड, ये सब अनुचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण है। एल्यूमिनियम, गैसों की यदि बात करें तो ऑक्सीजन गैस। देखिए हमने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो गैस है वो प्रतिचुंबकीय पदार्थों के एग्जाम्पल में देखा है, यहां पर ऑक्सीजन गैस है। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अनुचुंबकत्व का कारण, कि पदार्थों के अंदर अनुचुंबकत्व का गुण क्रिएट होता है। अनुचुंबकीय पदार्थ बनने के पीछे रीजन क्या है, तो उसका कारण है अनुचुंबकीय पदार्थ के अंदर प्रत्येक परमाणु के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इन पदार्थों के अंदर क्या होता है, अनुचुंबकत्व का कारण क्या है, अनुचुंबकत्व का कारण, अनुचुंबकत्व का कारण, मेन कारण क्या है, ऐसा क्या है जिसकी वजह से अनुचुंबकत्व का गुण क्रिएट होता है। तो उसका कारण है पदार्थ के परमाणुओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का पाया जाना। पदार्थ के परमाणुओं में, पदार्थ के परमाणुओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का पाया जाना। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और उसी वजह से ही अनुचुंबकत्व का गुण क्रिएट होता है। क्लियर, समझ आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए उसके बाद में हम इस अनुचुंबकत्व की व्याख्या करने जा रहे हैं। यहां पर जो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, बाकी के जो इलेक्ट्रॉन है, मेरी बात को आप ध्यानपूर्वक सुने, किसी भी परमाणु के अंदर ये नाभिक है और जो इलेक्ट्रॉन है वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन है वो युग्मित इलेक्ट्रॉन है। युग्मित इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक दूसरे की विपरीत दिशा में चक्रण करते हैं और एक दूसरे की विपरीत दिशा में चक्रण करने के कारण से वो एक दूसरे की विपरीत दिशा में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण भी उत्पन्न करेंगे। एक के कारण से इधर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है, दूसरे के कारण से इधर उत्पन्न होता है, दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। ये तो मैंने बताया युग्मित इलेक्ट्रॉनों की वजह से।
अब यहां पर इसकी बाह्यतम कक्षा के अंदर कम से कम एक इलेक्ट्रॉन तो ऐसा अवश्य होगा जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। कैसा इलेक्ट्रॉन होगा? यह है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। यह है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। और इस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण से चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसी एक डायरेक्शन में क्रिएट होगा, किसी एक दिशा में उत्पन्न होने वाला है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसी एक डायरेक्शन में क्रिएट होगा। तो इसका मतलब है कि ये जो परमाणु है वो एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है। किसकी भांति व्यवहार करता है? चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इस परमाणु को हम परमाणवीय चुंबक कहते हैं। इस परमाणु को हम क्या कहेंगे? परमाणवीय चुंबक कहा जाता है। यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए। यहां तक आपको समझ आ जाना चाहिए कि अनुचुंबकीय पदार्थ के अंदर प्रत्येक परमाणु के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके कारण से एक निश्चित दिशा में प्रत्येक परमाणु का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है। इस कारण से उस परमाणु को हम परमाणवीय चुंबक कह देते हैं। क्या कह देते हैं? परमाणवीय चुंबक कह देते हैं। तो देखिए आपके सामने मैं पुट कर रहा हूं, अनुचुंबकीय पदार्थ के प्रत्येक परमाणु में, अनुचुंबकीय पदार्थ के प्रत्येक परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जिसके कारण प्रत्येक परमाणु का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है। प्रत्येक परमाणु का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है। प्रत्येक परमाणु का क्या होता है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है। प्रत्येक परमाणु का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ओके, जिन्हें परमाणवीय चुंबक कहते हैं, उन परमाणुओं को हम क्या कहते हैं? परमाणवीय चुंबक। परमाणवीय चुंबक कहा जाता है। परमाणवीय चुंबक कहते हैं, परमाणवीय चुंबक कहा जाता है। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। प्रत्येक परमाणु है वो परमाणवीय चुंबक के रूप में काम करता है, क्योंकि इनके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि एक परमाणु से तो पदार्थ बनता नहीं है। पदार्थ के अंदर बहुत सारे परमाणु होते हैं, और बहुत सारे परमाणु होते हैं तो उनके अंदर देखें, ध्यान दें, ये मैंने दिखाए हैं पदार्थ के अंदर मौजूद परमाणु। ये हमने पदार्थ में उपस्थित परमाणु दिखाए हैं। इस तरीके से हमने इनको दिखाया है। ये हमने परमाणु दिखाए हैं। ओके, अनुचुंबकीय पदार्थ के अंदर परमाणु दिखाए हैं। अब इस परमाणु का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होगा, प्रत्येक का ही होगा, तो इसका भी होगा इस डायरेक्शन में, इसका जैसे इस डायरेक्शन में है, इसका इस डायरेक्शन में है। ये अलग अलग दिशाओं में होंगे। इनकी जो डायरेक्शन है वो क्या होगी? अलग अलग दिशाओं के अंदर इनकी दिशाएं होगी। ओके, इनकी जो डायरेक्शंस हैं वो इस तरीके से होने वाली है। ये आपको समझ आ जाना चाहिए। तो ये प्रत्येक परमाणु परमाणुवीय चुंबक की भांति व्यवहार करता है, लेकिन ये अनियमित रूप से व्यवस्थित होने के कारण से इनका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है। देखो, इन पर आरोपित चुंबकीय क्षेत्र 0 है, तो इनका कुल चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण भी कितना है? 0 है।
तो चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में, चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में, चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में क्या होता है? प्रत्येक परमाणु एक चुंबकीय परमाणु चुंबक के रूप में काम करता है। यह अनियमित रूप से उपस्थित होने के कारण से इनका कुल चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। तो देखिए, अनुचुंबकीय पदार्थ में, अनुचुंबकीय पदार्थ में प्रत्येक परमाणु चुंबक की भांति, प्रत्येक परमाणु का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ये परमाणु अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। ये परमाणु अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। ये परमाणु अनियमित रूप से व्यवस्थित होने के कारण, इनका कुल चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, इनका कुल चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। इनका कुल चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, 0 होता है। तो जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगा हुआ नहीं है तो उस स्थिति में, उस कंडीशन में कुल चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण इनका क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। अब जैसे ही इसके ऊपर हम चुंबकीय क्षेत्र लगा दें, चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित हो जाए, तो ये परमाणु चुंबक है वो एक दिशा में व्यवस्थित हो जाएंगे। एक दिशा में क्या हो जाएंगे? व्यवस्थित हो जाते हैं। तो चलिए मैं यहीं पर इनको कैसे व्यवस्थित होंगे उनको आपको बता देता हूं, समझा देता हूं। ये हमारे पास में परमाणु चुंबक हैं और जब इनके ऊपर हम चुंबकीय क्षेत्र लगा दें, अप्लाई कर दें, तो उस स्थिति के अंदर क्या हो जाएगा? देखें आप, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में क्या होंगे? ये परमाणुीय चुंबक एक दिशा में व्यवस्थित हो जाएंगे। ये हमारे पास में है ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। यहां पर हमने लगा दिया है चुंबकीय क्षेत्र। क्या लगा दिया है? चुंबकीय क्षेत्र, जो कि इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, इस दिशा में लगा हुआ है। ओके, इस डायरेक्शन में है, इस दिशा में मौजूद है। चुंबकीय क्षेत्र हमने लगा दिया है, जिसके कारण से इनमें क्या होगा? ऐसे परमाणुीय चुंबक है वो एक दिशा के अंदर संरेखित हो जाएंगे। इस दिशा में ये व्यवस्थित हो जाएंगे, इस तरीके से व्यवस्थित हो जाएंगे। तो इनका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण संरेखित हो जाता है। जिस डायरेक्शन में आपने चुंबकीय क्षेत्र लगाया B नॉट इक्वल टू 0 है, तो यहां पर M भी नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। कुल चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण इनका होगा, शून्य नहीं होगा। अनुचुंबकीय पदार्थ के परमाणुीय चुंबक, अनुचुंबकीय पदार्थ के परमाणुीय चुंबक, परमाणुीय चुंबक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में
क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं। ओके, जिसके कारण से एक निश्चित चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, जिसके कारण से इनका परिणामी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है, जिसके कारण इनका परिणामी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, इनका परिणामी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ठीक है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्रिएट होगा। तो इस वजह से क्या होता है कि ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में थोड़े से चुंबकित हो जाते हैं, इनके अंदर अनुचुंबकीय गुण आ जाते हैं। यही है अनुचुंबकत्व की व्याख्या, कि जब आप बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या हो जाएंगे, चुंबकित हो जाएंगे, थोड़े से चुंबकित हो जाते हैं। लोहा चुंबकीय पदार्थ क्या है, प्रबलता से चुंबकित होंगे, ये थोड़े से चुंबकित होंगे। ओके, अब हम बात करते हैं अनुचुंबकीय पदार्थों के गुणधर्म देखेंगे, एक एक करके चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला जो गुणधर्म है, जो डेफिनेशंस हमने आपके सामने रखी है, उन्हीं से ही रिलेटेड है कि अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में थोड़े से चुंबकित हो जाते हैं। वही है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में थोड़े से चुंबकित हो जाते हैं, थोड़े से चुंबकित हो जाते हैं, थोड़े से क्या हो जाएंगे, चुंबकित हो जाएंगे। ओके, फिर है कि असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर निम्न से उच्च चुंबकीय क्षेत्र की ओर विस्थापित हो जाते हैं, वो भी हमने बताया। इन्हें असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, इन्हें असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर निम्न चुंबकीय क्षेत्र से उच्च चुंबकीय क्षेत्र की ओर, उच्च चुंबकीय क्षेत्र की ओर, उच्च चुंबकीय क्षेत्र की ओर थोड़े से चुंबकित हो जाते हैं, थोड़े से विस्थापित हो जाएंगे। चुंबकित तो हमने पहले कर दिया, थोड़े से विस्थापित हो जाते हैं, जो मैंने डेफिनेशन में बताया है वही है। ओके, अब देखिए, इन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर इनके अंदर से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरती है। कैसे गुजरेगी, देखें आप, ये हमारे पास में कोई पदार्थ है, अनुचुंबकीय पदार्थ ही है, क्या है, अनुचुंबकीय पदार्थ है। अब इसके ऊपर हमने लगा दिया है इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र, ये हम क्या लगा रहे हैं, इसके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र लगा रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र लगाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इस तरीके से जाएगी, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएगी इस तरीके से, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से जाएगी। तो निर्वात की तुलना में इसमें से ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस गुजरेगी, निर्वात की तुलना में इसमें से ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरती है। ओके, ये अपना अगला गुण था।
इसके बाद में अगला गुण देखें, इसके लिए जो म्यू आर है, आपेक्षिक चुंबकशीलता है, वो 1 से बड़ी होती है। आपेक्षिक चुंबकशीलता क्या होती है? 1 से बड़ी। 1 से बड़ी होने का मतलब यह है कि निर्वात की तुलना में इसमें से ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरती है, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से पारगमित होती है। तो यहां से निर्वात की तुलना में इसमें से ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है, तो म्यू आर का जो मान है वो 1 से बड़ा होता है। म्यू आर का मान 1 से बड़ा होने का मतलब ये हो गया, आपके पास में एक रिलेशन है म्यू आर बराबर 1 प्लस काई एम, तो यहां से काई एम बराबर आ गया म्यू आर माइनस 1, और इसका मान 1 से बड़ा है, तो काई एम का जो मान है वो 0 से 1 के बीच में होता है, अल्प लेकिन धनात्मक। ये हम पुट कर देते हैं, अल्प होता है, धनात्मक होता है। अल्प मतलब छोटा और धनात्मक, अल्प मतलब 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा होने का मतलब है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकित हो जाता है। ओके, तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने अनुचुंबकीय पदार्थ के बारे में विस्तृत अध्ययन कर लिया है। जितना हमारी एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक में है उतना हमने पढ़ लिया है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक लेकर आएंगे, लोहा चुंबकीय पदार्थ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।